चलिए, आज हमारे सामने जो स्रोत हैं उनकी गहराई में उतरते हैं। ये स्रोत हमें तुर्क विजय और मोहम्मद गोरी के उदय के बारे में बताते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल दिमाग में आता है। महमूद गजनवी भी आया था, पर वो तो सिर्फ लूट कर चला गया। गोरी में ऐसा क्या अलग था? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और यहीं से पूरी कहानी की दिशा तय होती है। देखिए, कहानी शुरू होती है गौर वंश से, जो पहले गजनी के ही जागीरदार हुआ करते थे। अच्छा। तो जब मुइजुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें हम मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं, उसने 1173 में गजनी पर कब्जा किया, तो उसका इरादा साफ था। महमूद का लक्ष्य था दौलत, पर गोरी का लक्ष्य था साम्राज्य का विस्तार। वो यहाँ जमीन जाता था। तो जब गोरी ने भारत की तरफ देखा, यहाँ के हालात कैसे थे, मतलब राजनीतिक तौर पर? बिल्कुल बिखरे हुए। स्रोतों से साफ पता चलता है कि उत्तर भारत में कोई एकता थी ही नहीं। राजपूत राज्य आपस में ही लड़ रहे थे। कौन कौन सी बड़ी शक्तियां थी उस वक्त? मोटे तौर पर देखें तो 4 बड़े खिलाड़ी थे। उत्तर पश्चिम में थे पृथ्वीराज चौहान, जो दिल्ली और अजमेर के सबसे ताकतवर शासक थे। और उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कन्नौज के जयचंद। बिल्कुल। फिर पश्चिम में गुजरात के मूलराज द्वितीय और पूरब में बंगाल के लक्ष्मण सेन। ये जो आपसी फूट थी ना, यही किसी भी आक्रमणकारी के लिए सबसे बड़ा मौका थी। और गोरी ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसके शुरुआती अभियान मतलब 1175 में मुल्तान और उच्च पर तो आसानी से कब्जा हो गया। हाँ, वो तो बहुत आसान जीत थी, लेकिन असली झटका उसे लगा 1178 में गुजरात में। अनहिलवाड़ा की लड़ाई है ना? वही सोलंकी राजा मूलराज द्वितीय ने गोरी को बहुत बुरी तरह हराया, और ये हार एक कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट थी। कैसे? इस हार ने गोरी को एहसास दिलाया कि गुजरात के रास्ते भारत में घुसना बहुत मुश्किल है। उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उसे उत्तर से, पंजाब के रास्ते से आना होगा। और इसी बदली हुई रणनीति की वजह से हम तराइन के मैदान तक पहुंचे। हाँ, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में। इसकी तात्कालिक वजह क्या थी? वजह था भटिंडा का किला, जिसे तबर हिंदा भी कहते हैं। गोरी ने उस पर कब्जा कर लिया, जो सीधे सीधे पृथ्वीराज चौहान के इलाके में था। और इस लड़ाई में तो पृथ्वीराज चौहान की सेना ने तुर्कों को बुरी तरह हराया। बुरी तरह। गोरी खुद बहुत जख्मी हो गया था और उसकी जानें खिलजी सैनिक ने बचाई थी। वो तो बस बाल बाल बचा। तो फिर सिर्फ 1 साल बाद 1192 में ऐसा क्या बदल गया जो सेना 1 साल पहले जीती थी, वो इतनी निर्णायक रूप से कैसे हार गई? गोरी ने अपनी हार से सीखा। वो अगले ही साल मतलब 1192 में 1,20,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना के साथ लौटा। 1,20,000? हाँ, और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं थी। तुर्कों की सेना की गति और उनकी तीरंदाजी, वो राजपूतों की हाथियों और पैदल सेना पर बहुत भारी पड़ी। और इस युद्ध का परिणाम? परिणाम बहुत बड़ा था। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उनकी मृत्यु हो गई। और कह सकते हैं कि यहीं से भारत में तुर्क शासन की असल शुरुआत हुई। और गोरी ने अपनी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का वाइसराय बना दिया। बिल्कुल। इसके बाद साम्राज्य को मजबूत करने का काम शुरू हुआ। 1193 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। लेकिन एक बड़ा कांटा अभी भी बाकी था, जयचंद। हाँ, तो 1194 में हुआ चंदावर का युद्ध। इसमें ऐबक ने कन्नौज के शक्तिशाली शासक जयचंद को हरा दिया। कहते हैं कि उनकी आंख में एक तीर लगा और वो मारे गए। साम्राज्य का विस्तार फिर पूरब की तरफ भी हुआ, बिहार और बंगाल की ओर। हाँ, और ये काम गोरी के एक बहुत ही साहसी और क्रूर सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। 1202 से 1205 के बीच उसने बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की। और इसी दौरान नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक क्षति थी जिसका असर सदियों तक महसूस किया गया। और इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने वाले गोरी का अंत कैसे हुआ? उसका अंत बड़ा अचानक हुआ। 1206 में जब वो गजनी वापस जा रहा था, तो सिंधु नदी के किनारे दमैक नाम की जगह पर खोखरों ने उसकी हत्या कर दी। उसका कोई बेटा तो था नहीं? नहीं, इसीलिए उसके भारतीय साम्राज्य की कमान उसके सबसे भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गई। और यहीं से भारत में गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होता है। आज की इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने जैसा है। बताइए। इतिहास कितना अलग हो सकता था अगर तराइन की दूसरी लड़ाई से पहले भारत के राजपूत शासकों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया होता। ये सवाल उस दौर की राजनीतिक स्थिति और उसके दूरगामी परिणामों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।